Welcome back to Science Online class. I am your science teacher CP sir, and together we will solve the exercise of chapter number 4, heat. In my last lecture, again we have solved some exercises of NCERT, and that all the exercise was based upon objective kind of questions. ठीक है? And again we will see the objective kind of questions. ठीक है? लास्ट एक्सरसाइज में जो हमने किया था ना पेज नंबर 71 और 72 पे दिया है वो क्या था, एक्सरसाइज था, वो भी ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज था, बट इट वाज द NCERT, है ना। अब आप देखेंगे पेज नंबर 73, उसमें फिर से ये एक्सरसाइज आपको दिखेगा, फिर से MCQ स्टार्ट हो जाएंगे, फिलिंग इन द ब्लैंक्स स्टार्ट हो जाएंगे, मैच द फॉलोइंग स्टार्ट हो जाएंगे। एंड एज यू ऑल आर नोइंग इट, आप सभी को मालूम है कि इसमें 2 प्रकार की एक्सरसाइज दी गई है। और हुआ ये कि इस बार आपका कोर्स चेंज हुआ है। पहले यही वाली एक्सरसाइज चलती थी जो अभी हम लोग कर रहे हैं, ये दिख रहा है आपको, ये एक्सरसाइज दी गई होती थी बुक के अंदर, एडवाइज़र वाली जो बुक चलती थी। अब क्या होने लग गया बेटा कि कोर्स आपका चेंज हो गया NCERT, तो NCERT के हिसाब से सिलेबस को फ्रेम किया गया। और ये जो एक्सरसाइज आप देखते हैं ना, ये NCERT कॉलम का है ना, यही एक्सरसाइज सारे स्कूल वाले लोग पढ़ते हैं। जितने भी CBSE स्कूल्स हैं ना, वहाँ पे यही NCERT की बुक चलती है, और ये NCERT की एक्सरसाइज ही वो लोग पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग तो और एक्स्ट्रा कर रहे हैं, ठीक है, ये तो एक्स्ट्रा हम आपको और करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो NCERT कॉलम में एक्सरसाइजेस होती हैं वो बहुत ही शॉर्ट होती हैं, बहुत ही कम होती हैं, और अपना पर्पस है हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स करें ताकि अपना कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो, और वी कैन लर्न सो मेनी डिफरेंट क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो। क्वेश्चन आंसर्स जो हम याद करते हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा हों, सो इट विल बी गुड फॉर अस, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट ईयर हम लोग जब बोर्ड क्लास में आएंगे तो हम लोगों को क्वेश्चन आंसर बनाना भी सीखना होगा, और बेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा, ठीक है। तो ये तो सारी बातें आप जानते हो। चलो एक्सरसाइज पे आते हैं। हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिर से MCQ स्टार्ट हो रहे हैं बेटा। चैप्टर अगर आपने मन लगा करके ईमानदारी से पढ़ा होगा, या वीडियोस को आपने मेरे बहुत अच्छे से देखा होगा, सो ऐसे सभी स्टूडेंट्स है ना, दे कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चन आंसर्स। कुछ क्वेश्चनों को छोड़ करके मैक्सिमम के आंसर आपको पहले से पता होते हैं, क्योंकि आपने वीडियो को प्रॉपरली रूप से देखा होता है। और जब हम लोग वीडियो नहीं देखते हैं, और जिसने वीडियो नहीं देखा हो उसको इस चीज़ को देखने में मज़ा नहीं आएगा, है ना। जैसे हम कोई फिल्म देखते हैं, उसके बाद ही उसकी स्टोरी समझ में आती है, एंड आफ्टर दैट अपन कुछ चीज़ों के आंसर्स अच्छे से दे सकते हैं। तो बेटा ये वही वाली चीज़ें हैं, है ना। थोड़ा सा इंटरेस्ट लो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साइंस का सब्जेक्ट बहुत ही मज़ेदार होता है, बहुत मज़ा आता है इसमें। हाँ, फर्स्ट MCQ, फर्स्ट सॉलिड ट्रांसफ़र हीट बाय, समझ में आ गया होगा कि सॉलिड जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हीट का ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। ऑप्शंस आर रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन और ऑल ऑफ दीज। सो यहाँ पे ये बात समझने वाली है, सॉलिड बोला गया है, सॉलिड ट्रांसफ़र हीट बाय, है ना। जितने भी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हीट का ट्रांसफ़र उसमें कैसे होता है, ठीक है। तो रेडिएशन होता है, कन्वेक्शन होता है, कंडक्शन होता है, कि ऑल ऑफ दीज होता है। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी थी, क्योंकि मैंने ये सॉलिड को अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, है ना। मैंने सोचा कि कोई भी सॉलिड जो होता है वो हीट का ट्रांसफ़र कैसे करता है, तो सभी के द्वारा करता है। लेकिन जब स्पेशली सॉलिड के बारे में बात हो बेटा, तो सॉलिड जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हीट का ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, कंडक्शन। आपने कंडक्शन के टाइम पे पढ़ा भी होगा, एंड इवन आई हैव टोल्ड यू ऑल्सो कि स्पेशली all the solid objects they transfer the heat by the method conduction, क्योंकि without the movement of the particles होता है। आपने देखा होगा कंडक्शन मेथड में हमने यही पढ़ा था कि इसमें क्या होता है कंडक्शन मेथड में, कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, विदाउट देयर मूवमेंट्स, उनके मूवमेंट्स के बिना जो हीट एनर्जी होती है उसका ट्रांसफ़र होता है, और ये केवल वाइब्रेट करते हैं अपनी प्लेसेस पे, है ना। ये कहीं मूवमेंट इनका होता नहीं है। तो जहाँ पे भी सॉलिड का बात आए तो आप सीधे सीधे कंडक्शन के लिए जाइएगा, है ना। नंबर सेकंड देखते हैं, ज़्यादा डिटेल की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। सेकंड क्वेश्चन सी, द टेम्परेचर स्केल that has the lower fixed point 0 degree centigrade
एंड द अपर फिक्स्ड पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड। मीनिंग क्या होता है कि ऐसा टेम्परेचर स्केल, ठीक है, जिसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट जो हो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो और अपर फिक्स्ड पॉइंट जो हो जहाँ तक उसको मेज़र किया जा सकता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो उस स्केल को क्या कहते हैं। सो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर हमने जो स्केल पढ़ रखा है वो कौन सा स्केल था, सेल्सियस स्केल, है ना। और ये जो 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक की मार्किंग्स कौन से थर्मोमीटर में होती है, लेबोरेटरी थर्मामीटर। सो सेल्सियस स्केल नथिंग एल्स, है ना। हमने केवल सेल्सियस स्केल के ही बारे में पढ़ा है। तो 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक की जिसमें रीडिंग्स होती हैं और हम इसके बीच की किसी भी टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं, तो वो स्केल होता है सेल्सियस स्केल। आंसर विल बी वेरी क्लियर, सेल्सियस स्केल। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 सी, कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड फ्रॉम। जितने भी कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, जो बर्तन होते हैं जिनमें खाना पकाया जाता है, वेजिटेबल्स या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी खाने की वस्तुएं, है ना, इटेबल्स हम लोग कुक करते हैं, दे आर मेड फ्रॉम, वो बनी होती हैं, किससे बनी होती हैं। फर्स्ट है नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट। नॉन कंडक्टर्स मतलब जो हीट का कंडक्शन नहीं करते हैं, ऐसे मटेरियल से बनती है। नंबर बी, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, हीट के अच्छे कंडक्टर से बनी होती है। नंबर सी में बोला गया बोथ गुड एंड नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट, दोनों टाइप से बनी होती है। और डी में बोला गया नन ऑफ द एबोव। तो हम सभी को मालूम है कि कोई भी जो बर्तन होता है वो सभी यूटेंसिल्स जो होते हैं वो जनरली मेटल से बने होते हैं। मेटल से क्यों बने होते हैं, क्योंकि मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। हीट वो कहाँ से रिसीव करता है, बर्नर से, है ना। जो गैस का बर्नर होता है वहाँ से पहले वो बर्तन पहले गर्म होता है। जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं पहले वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और वो पहले गर्म होते हैं, और उसके बाद जो भी डिश, आइदर इट इज़ वेजिटेबल और राइस और पल्स और एनी ऑफ द थिंग, कोई भी चीज़ जिनको पकाया जाता है यूटेंसिल्स में, वो धीरे धीरे वो भी पक जाते हैं, है ना। सो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज द यूटेंसिल्स आर मेड फ्रॉम द मेटल्स। जितने भी यूटेंसिल्स होते हैं वो ज़्यादातर मेटल से बनते हैं, एंड मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। थर्ड, फोर्थ सॉरी, द कन्वेक्शन करेंट। कन्वेक्शन करेंट, है ना, यहाँ पे करेंट का मतलब इलेक्ट्रिसिटी से कोई रिलेशन नहीं है। कन्वेक्शन ज़्यादातर बेटा लिक्विड में भी होता है, गैसेस में भी होता है, ठीक है। तो कन्वेक्शन करेंट कहने का मतलब है कि जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, है ना, पार्टिकल्स यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होते हैं तो एक कन्वेक्शन करंट बहती है। इसी तरीके से हवा में भी आपने देखा होगा, जब हम लोग लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के बारे में बात करते हैं तो पर भी कन्वेक्शन करंट से ही वो चीज़ें होती हैं, है ना। सो उसको कन्वेक्शन करंट बोल सकते हैं हम लोग। जल धाराएं, है ना, अगर ये वाटर में हो रहा है तो इसको अपन वाटर करंट्स बोलते हैं, जल धाराएं। अगर ये एयर में हो रहा है तो इसको हम लोग है ना वायु के लिए बोल सकते हैं अपन। सो कन्वेक्शन करंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वार्म सी एंड कोल्ड अर्थ। देखो वही बात आ गई, बोला गया है वो कन्वेक्शन करंट जो कि प्रोड्यूस होती है ड्यू टू वार्म सी। वार्म सी कहने का मतलब गर्म समुद्र, मतलब जब समुद्र ज़्यादा गर्म होता है, एंड कोल्ड अर्थ, और अर्थ उस टाइम पे जल्दी से ठंडा हो चुका होता है, तो वो क्या होता है बेटा, वो होता है लैंड ब्रिज, है ना। सुना होगा आपने कि रात्रि के टाइम पे क्या होता है, लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है, ठीक है, और समुद्र गर्म होता है। सो वहाँ पर की जो एयर होती है वो पहले ज़्यादा हीटअप होने की वजह से लाइट इन वेट होती है और वो ऊपर चली जाती है। तो लैंड से जो एयर फ्लो होता है सी की ओर, दैट इज कॉल्ड द लैंड ब्रिज, और ये नाइट पे होने वाली घटना है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, लैंड ब्रिज, ठीक है। फोर्थ का बी, और इसके लिए शॉर्टकट भी मैं बता दूं, जो चीज़ कोल्ड होगा वहीं से कोई चीज़ फ्लो होकर के जाएगी, क्योंकि जो चीज़ गर्म होगा वहाँ की जो हवाएं होगी वो तो ऑलरेडी ऊपर उड़ जाएंगी, है ना, हल्की होने के बाद। तो कोल्ड क्या है, अर्थ, तो लैंड ब्रिज, और अगर कोल्ड होता सी तो सी ब्रिज, है ना। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, लैंड ब्रिज। फिफ्थ देखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ द हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर के कौन से मोड पे ड्यू टू द मॉलिक्यूल्स ट्रैवल। मॉलिक्यूल्स कहने का मतलब होता है अणु, छोटे छोटे जो पार्टिकल से मिलकर के कोई चीज़ बनी होती है उसको परमाणु अणु बोलते हैं, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, है ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर के कौन से वाले मोड पे डू द मॉलिक्यूल्स ट्रैवल
मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं, वो ट्रैवल करते हैं फ्रॉम द हॉटर पार्ट ऑफ द बॉडी टू द कोल्डर पार्ट, हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट की तरफ। शॉर्टकट में क्वेश्चन का मीनिंग क्या निकला कि कौन सा ऐसा हीट ट्रांसफ़र का मोड होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमेशा हॉट पार्ट ऑफ द बॉडी से कोल्ड पार्ट ऑफ द बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होते हैं। शॉर्टकट में हॉट से कोल्ड की तरफ ट्रांसफ़र होते हैं, है ना। तो ये तो कंडक्शन में भी होता है, क्योंकि हीट हमेशा कहाँ से कहाँ की तरफ फ्लो होता है, हमेशा हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ ही फ्लो होता है। ठीक है, किसी भी हॉट टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट से कोल्ड टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट की तरफ ही हीट का डायरेक्शन होता है। तो ये चीज़ें तो कंडक्शन में भी होती हैं, कन्वेक्शन में भी होती है, रेडिएशन में भी होती है। मीन्स आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि हीट तो हमेशा हॉट से कोल्ड की तरफ फ्लो होती है, चाहे वो कंडक्शन से हो, चाहे कन्वेक्शन से हो, चाहे रेडिएशन से ही क्यों ना हो। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द रेंज ऑफ द लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर का रेंज पूछा गया है और ये डायरेक्ट आंसर है, किसी भी ऑप्शन को देखे बिना। -10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 110 डिग्री सेंटीग्रेड, और 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक की मार्किंग होती है, और एटलीस्ट -10 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक को मापा जा सकता है। ए 6 का आंसर हो जाएगा सीधा ए। नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये देखो MCQ हो गया फिनिश। क्या स्टार्ट हो गया, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इस सभी के मैं PDF बना रहा हूँ, बहुत जल्द इस पे आएंगे हम लोग। ठीक है, पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव फिनिश करते हैं। तो देखो ऑब्जेक्टिव है अपना E, फिलिंग इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। फिलिंग इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। ठीक है बेटा, E एक्सरसाइज पे आते हैं, जिसमें अपने को करना है फिलिंग इन द ब्लैंक्स। बहुत अच्छी बात यह है, लिस्ट ऑफ द वर्ड्स और ऑल्सो गिवन टू अस, हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, और यहाँ पे वर्ड्स जो हैं पहले से दिए गए हैं, बट जनरली वर्ड्स आर नॉट गिवन इन द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में ये वर्ड्स कभी भी दिए नहीं जाते हैं, और इसलिए आपको वर्ड्स पे डिपेंड कम रहना है और मीनिंग ज़्यादा समझना है। बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि वो इंग्लिश को जो लिखा होता है ना, इंग्लिश में उसको समझ ही नहीं पाते हैं। तो बस आपको अपनी यही प्रॉब्लम दूर करनी है कि आप उसको थोड़ा सा समझना सीखिए, और आंसर बहुत ही आसान होता है बेटा। ठीक है, जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाया है, लेकिन क्या मैंने पूरी बुक रटी हुई है क्या, नहीं। हो सकता है कई जगह मैं भी फंस सकता हूँ, मुझे आंसर सोचना पड़ सकता है, लेकिन इसमें जो चीज़ें पूछी गई होती हैं वो इतनी कॉमन सी चीज़ें होती हैं कि उसका आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने को पहले ही पता होता है, अगर थोड़ा बहुत भी अपन ने चैप्टर को थोड़ा ढंग से पढ़ा है तो, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 थिक ब्लैंकेट्स, मतलब 2 थिक मतलब होता है मोटे, ब्लैंकेट्स मतलब कंबल, है ना। 2 थिक क्लैम्बर्स विल बी ब्लैंक देन 1 थिक ब्लैंकेट, मतलब 2 कंबल के कंपेयर में, एक कंबल के कंपेयर में जो 2 ब्लैंकेट्स होंगे, एक ब्लैंकेट के कंपेयर में जो 2 ब्लैंकेट होंगे, और हिंदी में एक कंबल की तुलना में जो दूसरे 2 कंबल होंगे वो क्या होंगे, वो ज़्यादा गर्म होंगे। सिंपल सी बात है, जब ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है दिसंबर में, तो हम लोग एक रजाई से काम नहीं होता है तो डबल रजाई ओढ़ते हैं, या रजाई के अंदर हम लोग एक चादर लगा करके ओढ़ते हैं, या एक पतले से कंबल से काम नहीं होता है तो अपन और भी कुछ एक्स्ट्रा ऊपर ओढ़ते हैं। ठीक है, तो जो 2 ब्लैंकेट होंगे वो एक ब्लैंकेट की तुलना में जाहिर सी बात है वार्मर होगा, ज़्यादा गर्म होगा, तो क्या लिखेंगे, वार्मर, WARMER। ये वार्मर यहाँ पे दिया गया है, देखो ये, तो पहले का आंसर हो जाएगा ये। मैं नंबर भी डाल देता हूँ। नंबर 2, वाटर इज द ब्लैंक कंडक्टर ऑफ हीट। वाटर जो होता है वो हीट का कैसा कंडक्टर होता है, गुड होता है कि पुअर होता है, कि क्या लिखना है इसमें, तो इसमें हम लोग लिखते हैं बेटा पुअर। पानी जो होता है वो हीट का पुअर कंडक्टर होता है। आपने देखा होगा कोई भी गर्म चीज़ होती है उसको हम लोग ठंडा करने के लिए क्या करते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं, है ना। या मान लो कोई गर्म पानी है ना, उसको थोड़ा सा और ठंडा करने के लिए अपन क्या कर देते हैं, उसमें ठंडा पानी मिला देते हैं,
मतलब क्या करता है, पानी एक प्रकार का हीट को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, हीट को रोकता है ना। सो वाटर क्या होता है बेटा, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। एक एग्जांपल आप इस तरीके से सोचना कि एक पानी के बर्तन, अगर मान लो कोई सॉलिड होता, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट होता और उसको आप गर्म करो तो उसको छूना मुश्किल हो जाता है ना, वो बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है। लेकिन उतने ही टेम्परेचर पे अगर आप किसी पानी को गर्म करोगे तो भी पर भी उतना गर्म नहीं होता है, उसको आप छू सकते हो, है ना। सो वाटर जो होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ठीक है। सॉलिड में जल्दी से हीट ट्रांसफर होता है, वाटर में इतनी तेजी से हीट ट्रांसफर नहीं होता है, इसलिए पुअर होता है, पुअर कंडक्टर होता है। नंबर 3 देखिए, मटेरियल्स विच अलाउ द हीट इजीली, है ना, पास थ्रू देम। ऐसा कोई भी मटेरियल जो कि ईजिली मतलब बहुत ही आसानी से अलाउ करता हो, अलाउ मतलब परमिशन देता हो, परमिट करता हो किसको, हीट को, पास थ्रू देम, अपने आप में से फ्लो होते हुए, है ना। ऐसे जितने भी मटेरियल्स होते हैं जो हीट को अपने में से फ्लो करना बहुत ही आसानी से अलाउ करते हैं, उसको परमिट करते हैं, सो इनको क्या कहा जाता है, दे आर ब्लैंक कंडक्टर ऑफ हीट। सो डेफिनेटली दे आर कॉल्ड द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। जिसमें से हीट बहुत आसानी से फ्लो हो जाएगा उसको हम लोग गुड कंडक्टर्स बोलेंगे, है ना। वो बैड कंडक्टर्स तो हो ही नहीं सकते। सो दे आर कॉल्ड द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। आंसर में लिखना होगा गुड कंडक्टर्स 3 ये। नंबर 4 देखिए, इन सॉलिड्स में जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है ना, कि सॉलिड में क्या होता है, जनरली मतलब ज़्यादातर हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। सॉलिड के केस में ज़्यादातर हीट का ट्रांसमिशन कंडक्शन किसके थ्रू होता है, कंडक्शन के थ्रू होता है, ठीक है। और कन्वेक्शन जो होता है वो लिक्विड और गैस दोनों में हो सकता है, और रेडिएशन तो किसी में भी हो सकता है ना। इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। तो जब भी सॉलिड का केस आए तो उसमें हीट का ट्रांसफर कैसे होता है बेटा, बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन इज द करेक्ट आंसर। नंबर 5 देखिए, लेबोरेटरी थर्मामीटर। 2 प्रकार के थर्मामीटर हमने पढ़े हैं, एक तो होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड सेकेंड इज द क्लिनिकल थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर शुड बी कैप्ट, इसको रखा जाना चाहिए, ब्लैंक द वाटर वाइल रिकॉर्डिंग द रीडिंग। मतलब ये हुआ कि जब भी आप रीडिंग ले रहे हों किससे, लेबोरेटरी थर्मामीटर से, तो उसको कहाँ पे रखना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर हम लोग बढ़ेंगे इनसाइड द वाटर करके रीडिंग लेनी चाहिए। अब इसका आंसर मैं आपको समझा रहा हूँ, ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है वो 0 डिग्री से लेकर के -10 डिग्री से लेकर के 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेजर कर सकता है। और 110 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड में तो पानी बॉईल होने लगता है। तो इसका टेम्परेचर रेंज इतना हाई होता है कि जब इससे हम लोग किसी भी रीडिंग को लें तो हमारा हाथ जल सकता है। इसलिए रीडिंग लेने के टाइम उसको क्या करना चाहिए, उसको पानी में डुबा करके लेना चाहिए, ये बोला जा रहा है। नंबर 6, द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मतलब ईच एंड एवरीबडी, है ना। किसी भी व्यक्ति का जो टेम्परेचर होता है बॉडी का, है ना, ब्लैंक बी 37 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या नहीं हो सकता, मे नॉट बी, यहाँ पे लिखा हुआ है मे नॉट बी 37 डिग्री सेंटीग्रेड। वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं हो सकता। वैसे 37 डिग्री सेंटीग्रेड तो उसका नॉर्मल टेम्परेचर होता है। क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं, द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन, है ना, हर व्यक्ति के बॉडी का जो टेम्परेचर होता है मे नॉट बी 37 डिग्री सेंटीग्रेड, वो करेक्ट 37 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हो सकता। हमने चैप्टर में क्या पढ़ा कि एक नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है किसी भी व्यक्ति का वो जनरली 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर का 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो, किसी का थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे कि जो व्यक्ति काम कर रहा है, लगातार बोल रहा है या मूवमेंट कर रहा है या आपको पढ़ा रहा है या गाड़ी चला रहा है, उसका थोड़ा सा आगे भी हो सकता है क्योंकि उसकी बॉडी लगातार काम कर रही है, गर्म हो रही है। और ऐसा कोई व्यक्ति जो आराम कर रहा है ना, सोया हुआ है, उसका थोड़ा सा 30 डिग्री से 37 से कम भी हो सकता है। तो ये कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि आपका टेम्परेचर थोड़ा हाई हो रहा है कि कम हो रहा है ना। और सबका एक जैसा भी नहीं हो सकता, कम ज़्यादा हो सकता है। नंबर 7, टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय, टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है, किससे मेज़र करते हैं, बाय द डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर।
किससे मेज़र करते हैं? थर्मामीटर से। थर्मोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ समथिंग, सम ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेजर किया जाता है थर्मामीटर के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस। रिलायबल से आप क्या समझते हैं? रिलायबल मतलब होता है ऑन विच वी कैन बिलीव, जिसपे हम लोग विश्वास कर सकें, विश्वसनीय, जिसपे विश्वास किया जा सकता है, ट्रस्टेबल। सो अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस, हॉटनेस मतलब गर्माहट, गर्मी, ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के हॉटनेस का जो रिलायबल मेजर होता है वो उसका क्या होता है? वही तो उसका टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर इज द थिंग विच मीन्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज मेजर्ड बाय द टेम्परेचर। किसी भी ऑब्जेक्ट के हॉटनेस को या कोल्डनेस को हम जिस चीज़ों से मेजर करते हैं वो चीज़ ही तो होती है टेम्परेचर। टेम्परेचर के द्वारा ही हम बोल सकते हैं कि समथिंग इज हॉट, समथिंग इज कोल्ड, समथिंग इज वार्म, समथिंग इज वेरी हॉट। ठीक है। तो वो चीज़ क्या होती है? वो चीज़ जिससे हॉटनेस या कोल्डनेस को मेजर करते हैं वो चीज़ ही तो टेम्परेचर होती है। नंबर 9, वी वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स। ठीक है। हम लोग लाइट कलर के, हल्के कलर के कॉटन के कपड़े पहनते हैं। व्हेन इट इज कब? व्हेन इट इज हॉट, जब हॉट होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। आगे बढ़ते हैं। F, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है। अपने को ये बताना है कि नीचे जितने भी सेंटेंस दिए गए हैं वो ट्रू है कि फॉल्स हैं। पहला देखो, वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म। वुलन मतलब ऊन से बने हुए कपड़े, है ना। कीप अस वार्म, हमको गर्म रखते हैं। तो ये बात तो आपको फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर में ही समझ में आ गई होगी। आंसर क्या होगा? ट्रू। क्योंकि जो वुलन फैब्रिक होते हैं दे कीप अस वार्म, वो हमको गर्म इसलिए रखते हैं। क्यों? क्योंकि दे वर्क एज अ वुल, जो होता है ना वुल, दे वर्क एज अ इंसुलेटर, वो इंसुलेटर की तरह काम करता है। एंड इट डज नॉट अलाउ द ट्रांसफर ऑफ हीट टू फ्लो फ्रॉम आवर बॉडी, और वो हमारे बॉडी से हीट का ट्रांसफर बाहर की तरफ फ्लो करना अलाउ ही नहीं करता है। इसलिए हम लोग स्वेटर पहन लेते हैं, गर्मी लगती है अपने को, है ना। नंबर B, सेकंड, कॉटन क्लॉथ्स गिव अस फीलिंग ऑफ हॉटनेस। कॉटन के जो कपड़े होते हैं हमको हॉटनेस की फीलिंग देते हैं। तो ये बात क्या है? फॉल्स। क्योंकि कॉटन के कपड़े हम अपने को कूल, है ना, कोल्डनेस की फीलिंग देते हैं, और इसीलिए तो गर्मियों में हमको कॉटन के कपड़े पहनना चाहिए। और ऐसा इसलिए होता है बिकॉज दे अब्जॉर्ब द स्वेट, क्योंकि ये पसीने को सोख लेते हैं। तो आंसर यहाँ पे होगा फॉल्स। थर्ड देखिए, वी कैन रिलाय ऑन आवर, रिलाय मतलब निर्भर रहना, डिपेंड, रिलाय मतलब निर्भर रहना, डिपेंड करना। वी कैन रिलाय ऑन आवर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। मतलब इस बात को समझने के लिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट हॉट है कि कोल्ड है, क्या हम लोग अपने सेंस ऑफ टच पे डिपेंड रह सकते हैं? और अच्छे से समझाऊं तो उसका मतलब ये कि क्या हम लोग छू करके, सेंस ऑफ टच कहने का मतलब छूना, स्पर्श करना, क्या स्पर्श करके या छू करके हम ये बता सकते हैं कि ये चीज गर्म है कि ये चीज ठंडी है? तो नहीं बता सकते हैं, है ना। जब तक उसको हम लोग मेजर ना कर लें थर्मामीटर से, हम लोग एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं। तो ये सेंटेंस क्या है? फॉल्स, है ना। हमारा ऑब्जर्वेशन गलत भी हो सकता है। नंबर 4, क्लिनिकल थर्मामीटर कैन बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। फिर से पढ़ता हूं, क्लिनिकल थर्मामीटर कैन बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। क्लिनिकल थर्मामीटर का इस्तेमाल किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेजर करने में लिया जा सकता है। तो क्या ये बात सही है क्लिनिकल थर्मामीटर के केस के लिए? नो। क्लिनिकल थर्मामीटर तो केवल वो थर्मामीटर होता है जिसका यूज केवल बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए काम में लिया जाता है, और इसीलिए उसमें आपने मार्किंग्स भी देखी होगी। 35 डिग्री सेंटीग्रेड से केवल 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ऑब्जेक्ट को मापा जा सकता है। तो अगर ये चीज लेबोरेटरी थर्मामीटर के लिए लिखी होती तो हम लोग सही भी मान सकते थे, लेकिन क्लिनिकल के लिए तो रॉन्ग है, फॉल्स। नेक्स्ट देखो, नंबर 5, द स्केल वी यूज इन द थर्मामीटर इज सेल्सियस स्केल। वो स्केल जो हम लोग थर्मामीटर्स में यूज करते हैं वो ज्यादातर सेल्सियस स्केल होती है। इसको ट्रू मानते हैं, ठीक है, ट्रू है। नंबर 6,
थर्मामीटर इज वॉश्ड बिफोर यूज टू ब्रिंग द मर्क्यूरी लेवल डाउन। क्या लिखा है? थर्मामीटर को वॉश करना चाहिए, धो लेना चाहिए, बिफोर मतलब पहले, यूज टू ब्रिंग द मर्क्यूरी लेवल डाउन, मर्क्यूरी लेवल को डाउन करने से पहले। नहीं, ऐसा बोला गया है कि थर्मामीटर को वॉश कर लेना चाहिए, है ना, बिफोर यूज करने से पहले। और ऐसा इसलिए करना चाहिए टू ब्रिंग द मर्क्यूरी लेवल डाउन, ताकि वो जो मर्क्यूरी का लेवल है वो डाउन हो सके। तो हाँ, ये बात सही है, मर्क्यूरी का लेवल भी डाउन हो जाता है, क्योंकि जब हम उन लोग उसको वॉश करेंगे, ठंडे पानी में डुबाएंगे, तो मर्क्यूरी का लेवल नीचे आएगा। ठीक है, सो ट्रू मानते हैं इसको, ट्रू है। ठीक है, सो टिल हियर आई एम गोइंग टू फिनिश माई लेक्चर। और नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग फिर ये देखेंगे, मैच द फॉलोइंग, हु एम आई, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू डू द क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो। सो टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।